जय हिंद साथियों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पीसीएस दर्पण पे। देख रहे हैं दोस्तों, यूनिक पब्लिकेशन की जो है डीएलएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण यह सेशन। इसमें अभी तक हम लोगों ने प्रीवियस ईयर तो कर चुके हैं। मॉडल प्रैक्टिस सेट चल रही थी। इसमें मॉडल प्रैक्टिस सेट में आपको बता दें 11 नंबर तक हो चुकी थी। आज जो हम लोग करने वाले हैं वो है 12वें नंबर। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सेशन को। टोटल आपको 120 क्वेश्चन मिलने वाले हैं दोस्तों। अति महत्वपूर्ण सेशन है यह। आप हमारे चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचेंगी। देखिए, डीएलएड का एग्ज़ाम हो जानी चाहिए थे, अभी तक इतनी सारी लेट है। ये आयोग में बहुत ज़्यादा कमियाँ हुई हैं, है ना? देखिए क्या आयोग करता है, कब तक एग्ज़ाम लेती है, जब तक हमें तो पढ़ते ही रहना है, ठीक है? आइए देखते हैं मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 12 में जो सामान्य हिंदी आता है। आइए सामान्य हिंदी को देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछे गए हैं। चलिए देखते हैं, पहला क्वेश्चन हम लोग का है कि दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि मतलब कोई गलत हो। आइए देखते हैं क्या गलत है। श्याम की खराब स्थिति को देखकर मुझे दुख और क्षोभ हुआ। तो यहाँ पे देखिए, आप खुद देखकर बता सकते हैं इसमें क्या गलत है। तो यहाँ पे क्षोभ होगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ से हम लोग का और क्षोभ हुआ, ये पूरे से पूरे क्या है? गलत है, त्रुटिपूर्ण है। यानी आंसर हम लोग का सी हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। दिए गए वाक्य का पर्यायवाची शब्द आपको बताना है। बताइए पर्यायवाची शब्द किसका? विपत्ति का। विपत्ति का पर्यायवाची क्या होगा? तो विपत्ति मतलब मुसीबत, यानी आंसर हम लोग का ए हो जाएगा। दिए गए शब्द का हमें पर्यायवाची ही बताना है। बताइएगा रावण का पर्यायवाची क्या होगा? रावण का क्या होगा पर्यायवाची? तो आंसर बता देंगे आप, दशानन, है ना? क्या हो जाएगा? दशानन। आगे देखेंगे, रिक्त स्थान को हम लोग को पूरा करना है। देखिए क्या क्वेश्चन है कि उसे चोट लगने पर क्या होने लगा? खून डैश लगा, खून जाने लगा, खून भागने लगा, खून बहने लगा, खून चलने लगा। तो आप आंसर्स बता पाएंगे, खून बहने लगा। चलिए आगे देखते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का हमें चयन करना है जो चिकना घड़ा, है ना, चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ को व्यक्त करता हो। चिकना घड़ा मुहावरे का अर्थ कौन व्यक्त करता है बताएंगे? क्या निर्जल व्यक्ति, क्या मजबूत घड़ा, क्या घड़ा चिकना करके पानी भरना, क्या घड़े का चिकना होना? तो आंसर बताएंगे निर्जल निर्लज व्यक्ति, है ना? क्या बताएंगे? निर्लज व्यक्ति। आंसर ए हो जाएंगे। चलिए आगे क्वेश्चन है, जिसकी प्रभा बिजली के समान हो के लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपयुक्त है? बताइए कौन सा उपयुक्त होगा? तो उसे हम लोग बोलेंगे विद्युत प्रभा, है ना? क्या बोलेंगे उसे? विद्युत प्रभा। आंसर सी है बताएंगे। बताइए आगे। विपत्ति के दृष्टि से खून किस प्रकार का शब्द है? बताइए खून किस प्रकार का शब्द है? तो आंसर्स बताएंगे, खून जो है विदेशज है। आंसर्स डी करेक्ट होंगे, विदेशज। शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। इस वाक्य में कालिदास का संज्ञा क्या है? बताइए कालिदास क्या है संज्ञा में? तो आप बता देंगे ये है जातिवाचक, है ना? आंसर्स क्या बता देंगे? ऑप्शंस नंबर ए हो जाएंगे, जातिवाचक हो जाएगा कालिदास, है ना? कालिदास यहाँ पे क्या है दोस्तों? तो कालिदास यहाँ पे नाम है ना? जो क्या बताते हैं, शेक्सपियर को यूरोप का कालिदास कहा जाता है। इस वाक्य में जो कालिदास है ना, वो जाति संज्ञा जातिवाचक होगा। व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जो है जातिवाचक संज्ञा का ही उदाहरण होता है ना? तो यहाँ पे कालिदास जो है क्या हो जाएगा? जातिवाचक संज्ञा हो जाएगा। आपको पता है कि जो भी नाम होता है वो क्या कहलाता है? व्यक्तिवाचक कहलाता है। जैसे राम, श्याम, पटना, दिल्ली, है ना? ये सभी नाम जो होते हैं ना, वो क्या कहलाते हैं? हमारे जातिवाचक कहलाते हैं। जो तुरंत सोचकर उत्तर दे उस व्यक्ति को क्या कहते हैं? बताइए उस व्यक्ति को क्या कहते हैं हम लोग? उस व्यक्ति को कहते हैं प्रयुत्पन्नति। ऑप्शंस क्या बताएंगे? ऑप्शंस नंबर सी। निम्नलिखित में तद्भव शब्द आपको बताना है कौन है? बताइएगा तद्भव कौन है इसमें? तो आंसर बता देंगे, तद्भव जो है आपका कान्हा यहाँ पे है। ऑप्शंस क्या बताएंगे? राइट आंसर ए हो जाएगा, तद्भव है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। त्रिभुज में कौन सा समाज है? कौन सा समास है त्रिभुज में? कौन सा है समास? तो आंसर बताएंगे त्रिभुज। इसमें है द्विगु। तीन आ रहा है ना, तो इसमें क्या हो जाएगा? द्विगु। आंसर डी। इनमें बहुब्रीहि समास हमें बताना है। बहुब्रीहि बताइए कौन होगा? बहुब्रीहि होगा दोस्तों पीताम्बर, है ना? ऑप्शंस नंबर क्या होगा? राइट आंसर
सी हो जाएगा यहाँ पे, है ना। इसका मतलब क्या होता है? पित है अंबर जिसके, जिसको हम लोग विष्णु कहते हैं। देखिए, अतरंग, अतरंग का विपरीतार्थक शब्द क्या होगा? बताइए, अतरंग का विपरीतार्थक बहिरंग होगा, है ना। अतरंग का क्या होगा? बहिरंग। व्योमकेश, व्योमकेश किसका पर्यायवाची शब्द है? व्योमकेश जो है यह शिव के पर्यायवाची है ना। आंसर सी बताएंगे। व्योम, शिव का वैसे पर्यायवाची क्या क्या होता है? शंभु, पशुपति, शंकर, चंद्रशेखर, भूतेश, गिरीश, त्रिलोचन, वयो, व्योमकेश, ये सभी होते हैं। देखेंगे, कमल शब्द का जो है वर्ण विन्यास क्या होगा, ये आपको बताना है। वर्ण विन्यास क्या होगा इसका? तो कमल का। आइए वर्ण विन्यास देखते हैं कौन सा करेक्ट होगा इसमें। ये तो बिल्कुल गलत है, ये भी गलत है दोस्तों, और ये तो आएगा नहीं, यानी बच गया ऑप्शन नंबर आपके पास सी। राइट आंसर सी हो जाएंगे। कह रहा है कि आप मेरे घर अवश्य पधारें, इस वाक्य में आप क्या है? बताइएगा, क्या है आप इसमें? तो आंसर बताएंगे, आप जो है इसमें मध्यम पुरुष है। ऑप्शंस बी होंगे। मेरे ते मेरे तो गिरिधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। उपयुक्त पंक्ति में रस हमें बताना है। कौन सा रस है इसमें? तो आंसर बता देंगे, इसमें जो रस है ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, श्रृंगार रस है ना। देखिए आगे, अखिया हरि दर्शन की भूखी, कैसे रहे रूप रस रांची, अबतिया सुनी रूखी। उपयुक्त पंक्ति में हमें रस बताना है। कौन सी रस है इसमें? तो आंसर बताएंगे, इसमें वीर रस है। चलिए आगे देखेंगे, नहीं पराग नहीं मधुर मधु, नहीं विकास यही काल, अली कली ही सौ बंधियो, आगे कौन हवाल। इसमें छंद हमें बताना है, किस प्रकार का छंद है। आइए ऑप्शन देखते हैं किस प्रकार का छंद है ये। तो आप बता देंगे, यह जो है दोहा है। आंसर हम लोग का डी करेक्ट होगा। देखिए आगे क्या है, कि झिल्ली झनकोरे पीक, चातक पुकारे बन, मोरनी गुहारे उठे, जुगनू चमकी चमकी। उपयुक्त छंद किस प्रकार के हैं? किस प्रकार के छंद है? तो आप बताएंगे, देव घनाक्षरी। सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है? सर्वश्रेष्ठ रस किसे माना जाता है रस? तो आंसर बताएंगे, श्रृंगार रस को। चिरंजीवी जोरी, चिरंजीवी जोरी जुरै, क्यों न स्नेह गंभीर, को घटिये ब्रज भानुजा, वे हलधर के वीर। उपयुक्त में कौन सा हमें अलंकार बताना है? अलंकार क्या हो जाएगा बताएंगे इसमें? तो आप आंसर्स बता देंगे, ऑप्शन नंबर बी अलंकार होगा, श्लेष अलंकार। ऑप्शन बी करेक्ट होंगे। सितारे हिंद किस लेखक का उपन्यास है? सितारे हिंद, लेखक का नाम बताना है आपको। तो इन लेखक का नाम क्या है? इनका नाम है राजा शिव प्रसाद। ऑप्शन बी बताएंगे। रसनिधि किस कवि का उपनाम है? रसनिधि किन कवि का उपनाम है? रसनिधि आप बताएंगे पृथ्वी सिंह का है। देखिए आगे जो क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल है और बहुत बार पूछे गए हैं, ये तो आप बहुत ही आसानी से बता पाइएगा। मैत्री को राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, दुर्योधन को समझाने को, भीषण विध्वंस बचाने को, भगवान हस्तिनापुर आए, पांडव का संदेश लाए, दो न्याय अगर तो आधा दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो दे दो तो दे दो, केवल 5 ग्राम रखो अपनी धरती तमाम वही खुशी से खाएंगे, परिजन पे न उठाएंगे, दुर्योधन वो भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका, उल्टे हरि को बांधने चला, जो था साध्य साधने चला, जब नाश मनुज पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। सुमार्ग का मतलब क्या है? बता दीजिए। सुमार्ग का मतलब सही रास्ता, टेढ़ा रास्ता, निकट का रास्ता, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो सुमार्ग का मतलब होता है सही रास्ता, है ना। आंसर हम लोग का ए करेक्ट हो जाएगा। देखिए आगे, अब आते हैं हम लोग दूसरी सब्जेक्ट जो है जनरल इंग्लिश। देखिए जनरल इंग्लिश में क्या क्वेश्चन है। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ 4 alternatives सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। क्या है? थ्रो आउट, थिक एंड थीन। तो यहाँ पे कहने का क्या मतलब है? थ्रो आउट, थिक एंड थीन का अर्थ होता है सभी परिस्थिति में, है ना। तो आंसर हम लोग का क्या बनेंगे?
आंसर्स बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए होगा, टू बी टुगेदर अंडर ऑल सर्कमस्टांस नो मैटर हाउ डिफिकल्ट। आंसर्स ए करेक्ट होंगे। इन द फॉलोइंग क्वेश्चन आउट ऑफ फोर अल्टरनेटिव सेलेक्ट द अल्टरनेटिव विच बेस्ट एक्सप्रेस द मीनिंग ऑफ आइटम्स या फ्रेजेस। थंब वंस नोज, थम्स वंस नोज का मतलब क्या है यहाँ पे? अनादर भाव प्रदर्शित करना, मतलब अनादर भाव को दिखाना। आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे टू एक्सप्रेस स्कॉर्न। आंसर्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या है क्वेश्चन हमारे पास? मैकबेथ इज द ट्रेजेडी ऑफ द मैन हु वॉज डैश विथ ग्रेट क्वालिटीज। आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे? आंसर्स बता देंगे। ऑप्शन नंबर बी होगा, इंडोवर्ड, है ना। ऑप्शंस क्या होंगे? ऑप्शंस नंबर यहाँ पे इंडोवर्ड्स होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। ऑल रिस्पॉन्स should express their dash views in this questionnaire। आंसर्स क्या बताएंगे यहाँ पे? आंसर बताइएगा। ऑप्शंस नंबर होंगे, ऑप्शंस बी कैंडिड, है ना। राइट आंसर्स क्या होंगे? कैंडिड यहाँ पे होगा। देखिए सिलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस। क्या है आइए देखते हैं। द गवर्नमेंट इज हेल्पिंग द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन। आंसर्स कौन से बताएंगे? आंसर्स बताएंगे द स्टेट्स अफेक्टेड बाय द साइक्लोन आर बीइंग हेल्प बाय द गवर्नमेंट। ऑप्शन हम लोग का बी करेक्ट होगा, है ना। यहाँ पे जैसे हेल्पिंग लगा है तो बीइंग तो कंपलसरी है, इसमें तो बीइंग कहीं नहीं है तो इसको पहले ही हम ऑप्शंस काट देते हैं ना। दूसरे में भी नहीं है तो दूसरा भी काट, मतलब कि तीसरा भी काट देते, लेकिन दूसरे में तो है तो इसलिए ऑप्शन नंबर हम लोग का बी करेक्ट होगा। देखेंगे सिलेक्ट द करेक्ट इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ गिवन सेंटेंस। क्या है? Sam said, Pa, I am a big boy now or don't need to drink milk, है ना। सैम क्या कह रहा है पापा से अपने कि मैं अब क्या हो चुका हूँ, बड़े लड़का हो चुका हूँ, अब मुझे जरूरत नहीं है क्या करने का, तो दूध पीने का आवश्यक नहीं है, है ना। तो देखिएगा आंसर्स यहाँ पे हम लोग का क्या बनेंगे, आइए सॉल्व करके देखते हैं क्या बनेंगे। तो पहला देखते हैं, सैम टोल्ड हिज फादर that he was a big boy then the did not need to drink milk। बिल्कुल करेक्ट। ऑप्शंस नंबर हम लोग का ए ही करेक्ट हो गया। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। कह रहा सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एक्सपीरियंस ऑफ द एक्सपीरियंस ऑफ हैविंग climbed to the mountain Mount Everest change you dash। तो आंसर बताएंगे चेंज यू कंप्लीटली, है ना। ऑप्शंस नंबर क्या बनेंगे? ऑप्शंस बी होगा। लिख द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक। दिस डे यू कैन ट्रांसफर मनी डैश फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स बताएंगे इंस्टेंटली। आंसर्स ए बताएंगे इंस्टेंटली। सिंबल ये जो दिया हुआ है ये बताना है, ये सिंबल किस चीज़ का है। दोस्तों आप देखते होंगे जैसे कि हमने लिखा थैंक यू, है ना, इसके बाद ये जो सिंबल दिया जाता है, या फिर हम लोग लिखते हैं वाव, है ना, इसके बाद जो ये सिंबल हुर्रे, है ना, ये जो हम लोग लिखते हैं दोस्तों, तो ये सभी जो है एक्सक्लेम वर्ड है ना, मतलब आश्चर्यचकित करने वाली वर्ड्स हैं। तो इसके आगे जो है वो सिंबल्स जो है ना, ये इसके बाद एक्सक्लेमेटरी मार्क्स लगते हैं। आंसर हम लोग का ए करेक्ट होंगे। देखेंगे सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द चिल्ड्रेन रिक्वेस्टेड that they might be dash to stay up late। आंसर बताएंगे परमिटेड। आंसर्स डी होंगे। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। क्या कह रहा है? सुनंदा डैश मी ऑफ माई स्कूल फ्रेंड whom I haven't seen for many years। आंसर्स क्या बनेंगे यहाँ पे हम लोग का?
आंसर्स बताइएगा। ये हो जाएगा रिमाइंड्स। ऑप्शन नंबर सी होंगे यहाँ पे, रिमाइंड्स होंगे, है ना। रिमाइंड्स मतलब किसी को याद दिलाना। सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। आइए देखें क्या है। रमेश विजिट्स हिज होम टाउन ट्वीट डैश। आंसर बताएंगे ऑप्शन नंबर डी फ्रीक्वेंटली, है ना। आंसर्स क्या बताएंगे, फ्रीक्वेंटली। फ्रीक्वेंटली मतलब क्या, अक्सर, मतलब प्राय वो अपने जो होम टाउन है वहाँ पे घुमा करता है, विजिट करता है। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स या वर्ब इन गिवन सेंटेंस। क्या है, गिविंग इज बेटर देन रिसीविंग। बताइए कौन होगा आंसर इसमें आपका। आंसर बताएंगे गिविंग और रिसीविंग दोनों नॉन फाइनाइट वर्ब्स है। आंसर डी होंगे। पिक आउट द नॉन फाइनाइट वर्ब्स, इसमें भी बताना हमने। देखेंगे क्या है सेंटेंस, आवर salvation lies in realizing our nickship with all humanity। तो आंसर्स क्या होंगे यहाँ पे, आंसर बताएंगे रियलाइजिंग। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। चलिए आगे, कंप्लीट द सेंटेंस यूजिंग एप्रोप्रिएट ऑप्शंस। क्या है हमारे पास क्वेश्चन, ही डैश डेली फॉर अ ईयर। बताएंगे ऑप्शन हम लोग देखते हैं। ही डैश डेली फॉर अ ईयर, है ना। तो क्या ही एक्सरसाइज डेली फॉर अ ईयर, नहीं। ही वॉज एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर, नहीं। ही हैज बीन एक्सरसाइजिंग डेली फॉर अ ईयर, ये हो जाएगा आपका करेक्ट। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। देखेंगे फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। माय मदर वाज प्रोफिशिएंट डैश इंग्लिश। बताएंगे आंसर्स क्या होंगे, तो आंसर बताएंगे इन इंग्लिश, है ना। ऑप्शन बी का कह रहा है कि व्हाट इज द पर्पस ऑफ एपोस्ट्रोफ्स इन अ सेंटेंस। जैसे हमने यहाँ पे लिखा राम, है ना, ये है एपोस्ट्रोफ दोस्तों, और यहाँ पे लिखा एस, ये क्या हो गया राम्स, है ना। तो ये बताना है एपोस्ट्रोफ्स हम लोग क्यों यूज करते हैं। तो एपोस्ट्रोफ्स इसलिए यूज करते हैं ना दोस्तों, जैसे नाम हो गया ना, एपोस्ट्रोफ्स यूज किए मतलब राम का, है ना, ये होता है यूज। जैसे हम लोग कोई वर्ब्स वगैरह में यूज करते हैं तो टू फ्रॉम द प्लूरल्स ऑफ अ लेटर्स एंड फिगर्स, ये बात बिल्कुल सही है कि वो हम लोग प्लूरल्स फॉर्म के लिए भी यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर हम लोग का डी करेक्ट होगा एपोस्ट्रोफ्स का, है ना। देखिए आगे क्या क्वेश्चन है हम लोग का। क्वेश्चन है हम लोग का, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच, है ना। देखिए क्या है हमारे पास, ही आस्क्ड हैव यू गॉट अ लैपटॉप। आंसर्स क्या बताएंगे, ही वांटेड, क्या होगा, ही वांटेड, पहला ही ऑप्शन है, ही वांटेड टू नो वेदर आई हैड गॉट अ लैपटॉप। आंसर हम लोग का ए करेक्ट बनेगा। देखिए फिल अप द ब्लैंक विद द करेक्ट ऑप्शंस। क्या है, नाइदर ऑफ द टू नोवेल्स डैश इंटरेस्टिंग। आंसर्स क्या बताइएगा, आंसर्स बताएंगे वॉज इंटरेस्टिंग, है ना। ऑप्शंस बी करेक्ट होंगे। आइडेंटिफाई द पैसिव वॉइस ऑफ अ गिवन सेंटेंस। आई विल टीच यू इंग्लिश, पैसिव वॉइस में हमें चेंज करना है ना। बताएंगे क्या बनेगा, इसका बनाएंगे, ये विल है तो पहले तो आर होगा नहीं, पहला ऑप्शन काट दीजिए। ये विल है तो होगा विल, आर है तो ये नहीं होगा, ये भी काट दीजिए। क्या वुड होगा, तो नहीं, वुड नहीं होगा। तो बच गया एक ही ऑप्शन, वो है ऑप्शन नंबर बी आपका, यू विल बी टॉट इंग्लिश बाई मी। ऑप्शन बी करेक्ट होगा। अब देखिए दूसरा सब्जेक्ट जो आता है हम लोग का वो है गणित। गणित में क्वेश्चन कह रहा है कि एक वस्तु की कीमत 36% छूट दी जाती है, मतलब 100 का वस्तु है ना, तो अब कितना में दे रही है, 64 रुपये में। एक एग्जाम्पल हम बता रहे हैं, पुराने मूल्य वापस लाने के लिए वर्तमान मूल्य में कितना प्रतिशत की वृद्धि हमें करना चाहिए। तो आइए हम लोग सॉल्व करके देखते हैं कितना करना चाहिए। 36% का डिस्काउंट किससे, 100 से 36 घटा लीजिए, और गुना हमें करना है 100। इसको बनाइए, 36 बटे हो जाएंगे 64 और गुने 100। इसे सॉल्व करिएगा, काटिएगा तो आपके पास आ जाएंगे 56.25। देखेंगे 56.25 है क्या ऑप्शन में, यस ऑप्शन नंबर आपके पास है।
राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बन जाएगा। चलिए आगे क्वेश्चन देखेंगे। देखिए अलजेब्रा से रिलेटेड है हम लोग के पास। देखिए कह रहा है कि ये और ये और ये का योग क्या होगा, है ना? सभी को योग मतलब सभी को हम लोग को क्या जोड़ देना होगा। तो ये जोड़ देते हैं हम लोग, क्या हो जाएगा? देखिए सभी को पहले हमें गुना करके तब जोड़ना होगा। जो भी ब्रैकेट्स में होंगे 6 और 2 में गुना करेंगे तो 12, सभी में 12 आ रहा है। आप x और x में गुना करेंगे, x स्क्वायर सभी में है और y है तो y सभी में, तो हम लोगों ने ये वाला ले लिया पहला वाला। अब चलिए इसको गुना करते हैं, 6 चौके 24 हो जाएगा। जेड जेड वाली कितनी हो जाएंगे? 6 चौके 24, ये हो जाएगा एक्स वाई और जेड होगा। ठीक है, अब देखिए एक्स वाई जेड और भी है क्या? तो हाँ एक्स वाई और यहाँ पे जेड भी है, तो आप गुणा करिए इसको, 3 दूना 6, ये हो जाएंगे 6 आपके पास, एक्स वाई और जेड हो जाएंगे, ये भी आपके प्लस में है। ओके, अभी यहाँ पे भी एक्स वाई जेड आएंगे आपके पास, तो ये 4 12, ये 12 एक्स वाई और जेड, क्योंकि सभी को जोड़ना है तो जोड़ लीजिए यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे? 36 और 6 कितने हो जाएंगे? 42 हो जाएंगे, है ना? तो ये 42 हमारे पास है क्या कोई ऑप्शंस में ऐसा? अच्छा 42 वैसे अभी हम लोग कॉमन भी कर लेंगे, ठीक है चलिए हम लोग प्रॉपर वे में जोड़ते चलते हैं। ये गुणा करिए यहाँ पे, तो कितने हो जाएंगे हमारे पास? 12 एक्स स्क्वायर वाई माइनस हो जाएगा 24 एक्स वाई जेड होगा, प्लस में हो जाएगा 6 एक्स वाई जेड होगा, माइनस में हो जाएगा हम लोग का 9 वाई जेड स्क्वायर, प्लस में हो जाएगा 12 एक्स वाई जेड, है ना? और माइनस में हो जाएगा 8 एक्स वाई स्क्वायर जेड। ये आप समझ पा रहे होंगे कैसे हुआ। हमने अभी जस्ट बताया कि इसको इससे गुना करना है, फिर इसको इससे गुना करना है ना, तो वैसे ही सभी में हम लोग गुना करेंगे और यहाँ पे जो है ये प्लस डालते चलेंगे, है ना, क्योंकि योग कर रहा है, जोड़ना है। चलिए अब कैलकुलेट करते हैं। एक्स स्क्वायर वाई कहीं और है क्या? नहीं, बस यही है, तो 12 वाला रखेंगे। चलिए यहाँ पे एक्स वाई जेड माइनस में है 24, अभी और एक्स वाई जेड प्लस में है 12, तो आप इसमें से घटा लेंगे तो 12 इसके पास माइनस में ही रहेगा, लेकिन अभी एक्स वाई जेड यहाँ पे प्लस में, तो ये देखेंगे प्लस और प्लस प्लस हो जाएंगे, तो 12 6 18, 24 में से 18 घटा लेंगे तो कितने बन जाएंगे हमारे पास? 6, वो भी कैसा? तो माइनस में, तो माइनस में 6 सभी है, लेकिन ये ऑप्शन नहीं हुआ क्योंकि ये प्लस में आ गया, तो पहला काट दीजिए एक ऑप्शन। अब देखिए माइनस में हमारे पास 6xy z हो गया है। अब आती है बारी, ये हटा दीजिए, इसको और इस वाले को हटा देंगे हम, क्योंकि इसका कैल कंप्लीट हो चुका है। अब देखेंगे 9y z स्क्वायर और यहाँ पे क्या है हमारे पास? 8xy स्क्वायर जेड है। तो हम लोग पहले रखते हैं क्या, ये हमारे पास जो 9y z स्क्वायर है माइनस में, 9y z स्क्वायर इसमें है, ठीक है, ये प्लस वाले तो पहले कर दिए, होगा नहीं, ये 9y स्क्वायर चाहिए हमें, y z स्क्वायर ये ठीक है, और ये भी माइनस में है, तो आप देख पा रहे हैं ये वाली जो है 8xy स्क्वायर जेड जो है यहाँ पे माइनस में हमारा आया है, ये प्लस में है, मतलब ये भी कट गया। ऑप्शन क्या बच गया हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी बच गया। देखिए आगे क्वेश्चन, यदि cot a माइनस cosec a स्क्वायर बराबर x है तो x का मान क्या होगा, ये हमें बताना है। चलिए सॉल्व करते हैं, क्या होगा यहाँ पे? हम लोग यहाँ पे x ये लिखेंगे क्या, cot a माइनस cosec a का होल स्क्वायर बराबर x लिखेंगे। cot को हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ना, cos बट्टे साइन, लिखिए cos बट्टे साइन, माइनस कोसेक को 1/sin लिख सकते हैं, इसका होल स्क्वायर डालिए, इक्वल में x रखिए। अब देखेंगे यहाँ पे एलसीएम ले लेते हैं हम लोग साइन को, तो ये क्या बचेगा हमारे पास? cos माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल में x बचेगा। अब देख पा रहे हैं कि 1 माइनस cos माइनस 1 का होल स्क्वायर और नीचे में हमारे पास है साइन का होल स्क्वायर इक्वल में है x, इतना तो लिख सकते हैं हम लोग। जब इसको इतना लिखेंगे उसके जस्ट बाद 1 माइनस कॉस का होल स्क्वायर जो है और नीचे में साइन स्क्वायर है, तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं क्या, कॉस माइनस 1 का होल स्क्वायर है, नीचे साइन स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस स्क्वायर,
1 माइनस कॉस स्क्वायर, इसको साइन स्क्वायर को बिल्कुल लिख सकते हैं। अब देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो ए प्लस बी और एक ए माइनस बी होता है, तो माइनस माइनस वाला तो कट जाएगा, नीचे में प्लस बच जाएगा, यानी 1/1 माइनस यहाँ पे प्लस कॉस हो जाएगा, आएगा। और ऊपर में 2 था तो एक बच जाएगा ना, तो ये कॉस और माइनस में एक रहेगा। तो आइए देखते हैं माइनस में और नीचे में प्लस में, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए बताइएगा। क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कि एक सम चतुर्भुज ABCD में कोण CAB का माप कितना है, 25 डिग्री है। तो कोण ABC का हमें माप बताना है कि कितना होगा। तो देखिए यहाँ पे एक जैसे हम लोग सम चतुर्भुज बना लेते हैं, इसमें बोल रहा है कि CAB, पहले तो नामकरण कर दे हम लोग यहाँ पे, जैसे इसका नाम A, इसका नाम B, इसका नाम C और इसका नाम D हम डाल दिए। तो कह रहा है क्या कि इसमें CAB कहाँ पे है, CAB यानी ये वाली एंगल बोल रही है कि 25 है, तो हमें किसका बताना है, ABC का, ABC ये वाली एंगल हमें बतानी है कि कितनी होगी। चलिए इसे सॉल्व करके देखते हैं कि ये कितनी हो जाएगी, है ना। ABC का माप हमें बता देना है, आइए देखते हैं कितनी हो जाएंगे टोटल। आपको पता है दोस्तों कि यहाँ पे एंगल बी के लिए यदि हम लोग फाइंड करने जाएंगे तो 180, क्यों, बिकॉज इस दोनों का ऐड करेंगे तो 180 आएगा। 180 में से हम लोग घटा लेंगे कितना, 25, और 25 इसका रहेगा क्योंकि आधा आधा तो रहेगा ना ये, तो ये 50 घटा लेंगे सीधे, मतलब आएगा कितना, 130। यानी ऑप्शन नंबर क्या बताइएगा, राइट आंसर डी करेक्ट बताइएगा। एक घनाभ का आयतन दिया हुआ 320 घन सेंटीमीटर, तो इसके कुल सतह के क्षेत्रफल का पता लगाइए यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः दिया हुआ है 10 और 8 सेंटीमीटर, तब क्या होगा, हमें कुल सतह का क्षेत्रफल निकालना है। चलिए आयतन दिया होता है, आयतन से हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, देखिए आयतन क्या होता है, LBH होता है, और कितना दिया है, 320 दिया हुआ, जिसमें L कितना है, 10 है, B कितना है, 8 है, और H तो हमें पता नहीं है। और यहाँ से H हम लोग निकाल देंगे दोस्तों, 0 से 0 कटेगा, 8 से 4 टाइम में काटेंगे, यानी H की वैल्यू कितनी आ गई, 4 आ गई। जब H की वैल्यू 4 आ गई तो हम लोग को क्या निकालना है, कुल सतह का क्षेत्रफल क्या होता है, 2 इंटू LB प्लस BH होता है प्लस LH होता है ना। बस यहाँ पे रखिए 2LB, L कितना है आपके पास, 10 और 8, क्योंकि B 8 है तो 10 8 है 80 हो जाएगा, है ना। और प्लस BH, B कितना है आपके पास 8 और H कितना है 4, 8 चौके 32 हो जाएंगे, और प्लस ये करेंगे L कितना है 10 और ये कितना है 4, 4 और 10 में तो 40 हो जाएंगे, जोड़ दीजिए कितने होंगे, 8 4 120, 120 में 30 जोड़ेंगे तो 152 में 2 से गुना कर दीजिएगा तो 304 हो जाएंगे। देखिए 304 सेंटीमीटर स्क्वायर है क्या, तो यस 304 सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। देखिए यदि 4x माइनस 7y बराबर 3 है, 2x माइनस वाई बराबर 9 है, तो x माइनस वाई का मान क्या होगा, ये हम लोग को बता देना है। तो देखिए ये पहला इक्वेशन है, ये दूसरा इक्वेशन है। चलिए पहले पहला इक्वेशन लिखते हैं हम लोग, 4x माइनस 7y इक्वल है 3, दूसरा है 2x माइनस वाई इक्वल है 9, है ना। ये है पहला इक्वेशन हम लोग का, ये है दूसरा इक्वेशन। ठीक है, तो आप देख पा रहे हैं कि 4x यहाँ पे ये 2x है, तो हम क्यों ना इसमें 2 से गुना कर दें, तो ये 4x हो जाएगा। चलिए लिखते हैं 4x माइनस 7y इक्वल है 3, गुणा करेंगे इसको 4x हो जाएगा, और माइनस में हो जाएगा 2y इक्वल में हो जाएगा 18। चलिए इसको काटते हैं, माइनस ये हो जाएगा प्लस ये माइनस ये कटेगा, ये आप घटाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 7 में से 2 घटाएगा तो 5, माइनस में y, और इसमें से घटाएंगे तो माइनस में 15, माइनस माइनस कैंसिल, 5 से काटेंगे 3, यानी y की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 3 आ गई। जब y की वैल्यू 3 आ गई तो x की वैल्यू निकाल लेते हैं हम लोग, कोई भी इक्वेशन में रख के। सपोज कर लीजिए हम दूसरी वाली ही इक्वेशन लेते हैं, तो y की वैल्यू हमारी 3 है, यहाँ 2x माइनस 3 इक्वल 9। ओके, ये 9 उधर जाके जुटेगा, यानी x की वैल्यू ये 12, और ये गुणा में 2 आज भाग में आ जाएगा, यानी 6, x की वैल्यू 6 और y की वैल्यू 3। तो हमें क्या करना है, x में से y, 6 में से 3 मतलब 3, आंसर देखिए 3 है। यस, ऑप्शन नंबर आपका ए बनेगा। कह रहा है 3 लगातार धनात्मक संख्याओं के वर्गों का योग कितना है, 365 हो तो उन संख्याओं का योग कितना होगा, ये हमें बताना है। उन संख्याओं का वर्ग कितना होगा, आइए देखते हैं।
लगातार 3 धनात्मक संख्याओं का वर्ग, है ना? तो हम मान लेते हैं कोई x हमारा संख्या है, ओके ना? पहला तो हम x माइनस 1 लेते हैं, दूसरा हमारा x है, तीसरा हमारा जो है x प्लस 1 है। ये 3 लगातार संख्याएँ हो गई। तीनों का वर्ग कर दो आप, तीनों का वर्ग कर दिए। जब तीनों को वर्ग करके कह रहा है जोड़ने के लिए, जोड़ दीजिए, तो यह किसके बराबर होता है? 365 के बराबर हो जाता है। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं। ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है? जस्ट यहाँ पे लिख दीजिए कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस में होता है 2ab। फिर यहाँ पे एक्स स्क्वायर है, रहने दीजिए, और प्लस ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल हो जाएगा 365, है ना? अब देखिए यहाँ पे एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर, तीनों को जोड़ लीजिए यानी 3x स्क्वायर हो जाएगा। अब देखिए ये 1 यहाँ पे है, ये 1 यहाँ पे, 2 हो जाएंगे, और ये माइनस में 2, ये प्लस में, माइनस प्लस कैंसिल, और ये प्लस में 2 इक्वल 365। अब देखिए ये जो 3x स्क्वायर है हम लोग के पास, ये 2 जाके उधर घटेगा यानी 363 आ जाएगा। काट के देखिए 3 से, 3 2 जा 3 1 जा, 3 2 जा 3 1 जा, एक्स स्क्वायर जाके स्क्वायर रूट में आएगा यानी 11 का स्क्वायर रूट। आप देख पा रहेंगे कि x की वैल्यू हमारी कितनी आ गई? 11 आ गई। लेकिन हमें बताना क्या था दोस्तों, x की वैल्यू तो 11 आ गई, तो वो संख्या कौन-सी हो जाएगी हमारी? पहली क्या था x माइनस 1, तो 11 में से 1 घटाएगा तो 10, दूसरा क्या हो जाएगा हमारा 11, तीसरा क्या हो जाएगा जोड़ेंगे तो 1 12। आप देख पा रहे हैं 10, 11, 1 12 लगातार ये तीनों संख्याएँ हमारी आ गई ना, तीनों का योग पूछ रहा है, तीनों को जोड़ दीजिए कितने हो जाएँगे? 10, 20, 30 और 30 और 3 33, यानी आंसर हम लोग का कितने आने चाहिए? 33। आइए देखते हैं है क्या 33? तो यस, ऑप्शन नंबर आप बता पाएँगे 33 है। देखिए, किसी गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल और सिलेंडर का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा? देखिए, ये गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला है, सिलेंडर आप समझ पा रहे होंगे, मतलब क्या होता है? बेलन। बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल के बारे में पूछ रहा है। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं। गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्त? बताएँगे आप? गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर होता है। तो 4 पाई आर स्क्वायर डालिए, और हमें बेलन का क्या होता है? तो बेलन का आप बता देंगे कि 2 पाई आर इंटू 2r डालेंगे, है ना? अब देखिए यहाँ पे हम लोग यदि ये इससे काट दें, कटेंगे, ओके, ये पाई से पाई, आर से आर, ये आर से आर, यानी हमारे पास 1:1 का रेशियो आने वाला है दोस्तों। देखिए ऑप्शंस में है क्या? यस, ऑप्शंस आपके पास है, राइट आंसर बी करेक्ट है। देखिए एक विक्रेता अपने सामान पर मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित करता है, मतलब यदि 100 का है ना तो वो कितना करता है? 140 रुपये अंकित करता है, और अंकित मूल्य पर 20% की छूट देता है, मतलब ये 140 में अब 20% की छूट दे देता है, तो विक्रेता को कितना प्रतिशत का लाभ या हानि हुआ, ये हमें बताना है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है दोस्तों। देखिए कह रहा है कि ये हम लोग 100 लिए गुणे, और कितने, तो 140 अपॉन में हो जाएगा 100। अब क्या कह रहा है? 20% का छूट दे रहा है, यानी कितने, 80/100 होगा ना। चलिए इसे काटते हैं, 2 जीरो से ये 2 जीरो कैंसिल, ये 2 जीरो से ये 2 जीरो, 14 अट्ठे कितने हो जाएंगे? 112। टोटल है कितना? 100। तो 100 में से 112 घटाइएगा, यानी उसको 12% का क्या हो रहा है? प्रॉफिट हो रहा है। तो आइए देख लीजिए 12% का प्रॉफिट है क्या? यस, ऑप्शन नंबर आप क्या बता देंगे? डी करेक्ट बता दीजिएगा, 12% का उसे प्रॉफिट हो रहा है। चलिए रहीम ने अंकित मूल्य पर 20% की छूट के साथ एक टीवी खरीदा है ना? मतलब कि 100 का था तो वो 80 रुपये में खरीदा है। अगर उसने 25% की छूट के साथ खरीदा होता तो उसे 500 रुपया बचाया, है ना? उसने टीवी किस मूल्य पर खरीदा, ये हमें बतानी है। चलिए सीधे से हम लोग कहेंगे 25 और एक 20 है, 2 है ना? तो यहाँ से हम लोग 25 में से यदि हम लोग 20 घटाते हैं, ये किसके बराबर होगा? 500 के। ये प्रतिशत में है दोस्तों, ठीक है? यानी 5% बराबर हम लोग के पास क्या है? 500। ये प्रतिशत उधर जाके क्या हो जाएगा दोस्तों? तो गुणा में चला जाएगा, 5 से काट देंगे 1 टाइम्स में, ये 2 जीरो और एक और 2 जीरो आ जाएंगे, क्योंकि ये जो नीचे 100 रहती है दोस्तों वो जाके उधर गुना होगी, तो हमारे पास कितने आ जाएंगे? 10,000 आ जाएंगे। हमें क्या करना है अभी? इस 10,000 को पहले क्या करना है दोस्तों, कि अंकित मूल्य जो 100% की है उसके लिए यदि फाइंड करने चलेंगे आप, तो ये तो हमारा निकल गया अंकित मूल्य, है ना? ये कहेंगे मार्क प्राइस, कितना आ गया? 10,000। अब हमें 20% छूट पे हमारा जो सेलिंग प्राइस है वो निकालना है, तो इसी 10,000 का ना हम लोग निकालेंगे। 10,000 गुने 80/100, 2 जीरो से 2 जीरो काटिए, और यहाँ पे 8,000 लीजिए, यानी कितना में बेचा? तो 8,000 में।
10,000 की वस्तु को। तो आंसर्स हमारे पास राइट आंसर्स डी करेक्ट बताएंगे। कह रहा है ए बी सी की मासिक वेतनों का अनुपात 1 2 3 है। यदि सी का मासिक वेतन ए से 1200 अधिक है तो बी का वार्षिक वेतन क्या होगा, ये हमें बता देना। मासिक वेतनों का अनुपात तो हम लोग देखेंगे कि ए का वेतन कितना है दोस्तों, एक्स, बी का कितना है तो 2x, और सी का कितना है दोस्तों, तो आप बताएंगे 3x, है ना, यहाँ पे 1 2 3 का। तो ये हो गया हमारे पास। अब कह रहा है क्या, अकॉर्डिंग टू प्रश्न कह रहा है ना कि सी का मासिक वेतन ए से 1200 अधिक है। सी का जो है ए से 1200 अधिक है, मतलब ये 3 में से 1 घटाएगा ना, वो 12 के बराबर है। तो 3 में से 1 घटा देंगे तो 2 बच जाएगा। ये 2x बराबर कितना है, ये 1200 के बराबर है। 2 से काटेगा यानी x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 600 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, x की वैल्यू 600 आ गई। जब x की वैल्यू 600 आ गई तो b का मासिक वेतन कितना हो जाएगा दोस्तों, b का 2x से गुना कर दीजिए यानी 1200, है ना। हमें b का ही तो बताना है ना। तो ऑप्शन नंबर हमारे पास है 12,000 है। ऑप्शन नंबर क्या बन जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट बनेंगे। देखिए आगे कह रहा है कि 5 के प्रथम 8 गुणक गुणकों का औसत कितना होगा। क्या कह रहा है, 5 के प्रथम 8, 5 के प्रथम 8 मतलब समझ रहे हैं कि 5 से लेके 40 तक, ये कहने का 5 10 15 20 25 30 35 है ना 40, ऐसे कह रहा है कि 8 गुणजों का हमें औसत निकालना है। तो चलिए इसको हम लोग निकालते हैं। सभी में 5 तो कॉमन हो जाएंगे हमारे, ठीक है, सभी में 5 कॉमन होंगे तो 1 से 40 तक का जो कितना हो जाएगा, मतलब 1 प्लस 2 प्लस ऐसे करते रहेंगे तो 8 तक आएगा ना सभी में। अब देखिए यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएंगे, 5 गुने 8 और गुने 9, बटे में कितने हो जाएंगे, तो बटे में हमारे 2 रहेंगे क्योंकि औसत निकालना है। काटिए, इसको कटने वाला होगा, 2 से काटेंगे 4 टाइम में, 4 पचे 20, 20 नम्मा कितने हो जाएंगे, 20 नम्मा यहाँ पे 45, 45 और 2 में गुणा कर देंगे हमारे 90 हो जाएंगे, है ना। ये 2 से काटेंगे 4 पच्चे 20, 20 नम्मा 180 होता है दोस्तों। तो 180 जो आ गया वो टोटल संख्याएं कितनी है हमारी, 8 है। तो बस इस 8 से इसको डिवाइड कर दीजिए तो कितने आ जाएंगे, 8 से डिवाइड करेंगे तो 22.5 यानी ऑप्शन नंबर ए बन जाएंगे। देखिए एक टेबल का अंकित मूल्य दिया हुआ है हमारे पास 4800 रुपये। दुकानदार 10% की छूट देता है और 8% का लाभ पाता है। यदि कोई छूट नहीं दी जाती तो उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा, ये हमें बता देना है। देखिए अंकित मूल्य यहाँ पे लिखेंगे, मार्क प्राइस, ये क्या निकालने के लिए, तो कॉस्ट प्राइस निकालने के लिए। मार्क प्राइस गुने होता है 100 माइनस डिस्काउंट होता है, जो डिस्काउंट परसेंट है, अपॉन में क्या होता है, तो 100 प्लस जो प्रॉफिट परसेंट हुआ है वो। चलिए लिखते हैं हम लोग, मार्क प्राइस कितने हैं 4800 है हमारे पास, है ना। और डिस्काउंट कितना 10% का मतलब 90, प्रॉफिट कितना 8% मतलब 108, काटने वाला है सो काट सकते हैं हम लोग, है ना। तो देखिए यहाँ पे काटेंगे हम लोग तो कितने आ जाएंगे हमारे पास, आ जाएंगे आपके पास 4000 आएंगे, है ना। इसके आप कैलकुलेट करिएगा तो 4000 आएंगे। तो हमारा जो नया विक्रय मूल्य आया है अंकित मूल्य के बराबर हुआ है 4800 रुपया। जो नया लाभ हुआ वो कितना हुआ, तो आप देख पा रहे हैं कि ये 4000 है, पहले कितना था 4800 रुपया, यानी प्रॉफिट हमें कितना हुआ 800 रुपया का हुआ। तो जब 800 रुपया का प्रॉफिट हुआ कितने पे, क्रय मूल्य तो हमने निकाला है 4000 रुपया, तो 800 रुपया का प्रॉफिट हुआ, 4000 हमारा क्रय मूल्य है, गुने 100 कर देंगे तो हमारा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो, 4 से काटेंगे तो 4 और 2 यानी 20%। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट बता दीजिएगा। एक द्विघात समीकरण है हमारे पास 7x² माइनस 8x प्लस 2 के मूलों का योगफल हमें बता देना है। योगफल क्या होता है, तो अब बताएंगे माइनस बी बाई ए होता है। तो माइनस बी कहने का मतलब है 8, यानी प्लस में 8 आ जाएगा, ए कहने का मतलब 7। देखिए 8/7 कहीं है तो यस ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, क्योंकि माइनस पहले से था, इसका माइनस होता है, माइनस माइनस प्लस हो जाता है। चलिए, किसी संख्या का वन बटा फोर्थ हिस्सा उसके बाद वाली संख्या के पांचवें भाग से 2 अधिक है तो इस कथन का समीकरण क्या होगा, ये हमें बताना है। देखिए 1/4 कह रहा है ना, तो आप सीधे x/4 ले लीजिए। अब कह रहा है क्या, x/4, अब कह रहा है क्या, इस x प्लस में 1 करना है और अपॉन में 5 प्लस 2 करना है, यही तो था। अब इसे सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x/4 माइनस में हो जाएगा x प्लस 1/5 और ये 2 उधर ही रहने देते हैं। देखिए ऑप्शन नंबर कौन सा है ऐसा, x/5, x/4 तो ये है आपके पास, ठीक है, और x प्लस 1/5
इक्वल टू, तो ये आप ऑप्शंस बता देंगे राइट आंसर्स, ये है आपके पास। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा 4 सेंटीमीटर लंबी है, तो वृत्त की त्रिज्या हमें बता देनी है कितनी है। चलिए वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक वृत्त हमने जैसे सपोज करिए बनाया है ना, ये हमारे पास देखिए, तो यहाँ पे आपको पता है क्या, ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्मेट करती है, 90 डिग्री का, ठीक है। चलिए इसका नामकरण हम लोग कर देते हैं। इसका नाम जैसे कि एम, इसका नाम हमने एन, इसका नाम ए रख दिए, ओके ना। अब इसे सॉल्व करेंगे हम लोग। देखिए कह रहा है क्या कि ओ नहीं बल्कि ए एम जो है हमारे पास, ये वाली, ये दिया हुआ है, कितना है हमारे पास 4 है। ओ ए दिया हुआ है, कितना है 5 है। ये वाली 5 दिया हुआ है ना, ये 5, ये 4। हमें क्या निकालना है, त्रिज्या, त्रिज्या निकालना है। तो ये बताना है 5 और 4 का ट्रिपलेट कितना होता है दोस्तों, तो आप बता देंगे 3 होता है। चलिए इसको नहीं तो पाइथागोरस रूल से बना लीजिए। जब जान रहे हैं कि 90 डिग्री है, तो ये हमारी क्या हो जाएगी हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर, ये बेस हो जाएगी। तो बेस बराबर आप क्या लिखते हैं, हाइपोटेनस का होल स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर, और ये रूट में होता है। हाइपोटेनस कितना है आपके पास 5, 5 का स्क्वायर 25, और परपेंडिकुलर 4 है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 25 में 16 9, 9 का स्क्वायर रूट 3 होता है, तो सीधे 3 हम लोग लिखते हैं। यानी हमारी त्रिज्या जो आ गई वो 3 आ गई। हमें त्रिज्या ही तो निकालनी थी 3। देखिए ऑप्शन नंबर आपके पास ए करेक्ट है। कह रहा है यदि 3 के पावर x प्लस वाई है इक्वल 9, यदि 3 के पावर x माइनस वाई इक्वल रूट 3 है, तब x और y का वैल्यू हमें बता देना है कि क्या होगा। देखिए यहाँ पे कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे इसे। पहला जो वर्ड्स है ये हम लोग रहने देते, दूसरा जो है ये भी रहने देते सेम। वैसे क्या हम लोग इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, ये जो 9 है, क्या 3 का होल स्क्वायर हम लोग लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं इसे, है ना। चलिए ऐसा ही लिखते हैं हम लोग। देखिए 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल क्या है हमारे पास 9, तो 3 के पावर x प्लस वाई इक्वल कितने हो जाएंगे 3 के पावर स्क्वायर। तो 3 से 3 कैंसिल, यानी x प्लस वाई इक्वल कितने हो जाएंगे 2। ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन हो जाएगा। दूसरे के लिए इसको यदि हम लोग लिखेंगे दोस्तों, तो इसे कैसे लिखते हैं आपको पता है, रूट को ना हम लोग ऐसे लिखते हैं 1/2 के रूप में लिखते हैं, और यहाँ पे 3 के पावर एक्स माइनस वाई है, यानी हम लोग क्या लिखेंगे एक्स माइनस वाई इक्वल क्या हो जाएंगे 1/2। ये हमारी दूसरी इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। ये हमारी दूसरी इक्वेशन, ये हमारी पहली इक्वेशन। अब पहली एंड दूसरी इक्वेशन से आप बहुत इजीली सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए पहली और दूसरी इक्वेशन को हम लोग यदि जोड़ते हैं, क्योंकि यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, तो ये एक्स और एक्स तो कटेगा, ये दो एक्स और एक्स जोड़िए, वाई और वाई तो कटेगा प्लस माइनस, 2x इक्वल हो जाएगा, यहाँ 2 है और इसे ऐड करेंगे तो कितने हो जाएंगे 2 दूना 4, 4 एक 5/2 हो जाएंगे, है ना। ये जाके इधर कैलकुलेट हो जाएंगे, यानी x की वैल्यू जो आ जाएंगी 5/4 हो जाएंगी, x की वैल्यू 5/4। अब देखिए x की वैल्यू 5/4 इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, इसमें नहीं, बस एक ही है, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बी बन जाएगा। चलिए आगे कह रहा है साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना होगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान कितना हो जाएगा, चलिए देखते हैं कितना हो जाएगा। साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का अधिकतम मान जो होगा वो हो जाएगा दोस्तों 1 होगा, है ना। यदि 9 छात्रों का प्राप्तांक दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है, तो प्राप्तांक का हमें क्या निकालना है, माध्य निकालना है, ठीक है। मीन बताना है कि कितना होगा। चलिए इसका सॉल्व करते, कितने टोटल 9 छात्र हैं, सभी को जोड़ लीजिए और 9 से भाग कर दीजिए। जोड़िए यहाँ पे, है ना, 12 12 24 हो जाएंगे, है ना। 24 और यहाँ पे जोड़ लीजिए 24 6 30 10 40, 40 50, 50 और 54, 54 और 4 कितने हो जाएंगे 54 और 6 यहाँ पे हो जाएंगे आपके 60, 60 और 2 62, 62 और यहाँ पे अभी हमारे पास है 13 15 जोड़ लीजिए, कितने हो जाएंगे 62 में। यदि हम लोग 13 और 15 को ऐड कर लेते हैं तो हमारे पास आ जाएंगे 90, है ना। तो 90 को हम लोग किससे डिवाइड करना है 9 से, यानी ऑप्शन नंबर हमारा सी बन जाएगा 10। देखिए x प्लस वाई बराबर 5 है, 1/x प्लस 1/y इक्वल 20/9 है, तो एक्स क्यू प्लस वाई क्यू का हमें वैल्यू बताना है कि क्या होगा। चलिए यहाँ पे सॉल्व करके देखते हैं कि क्या हो जाएगा। देखिए हमारे पास जो दिया हुआ है ये तो दिया हुआ है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं 1/x
प्लस 1/y इक्वल है 20/9, है ना इतना। अब इसे हम लोग एलसीएम ले लेते हैं दोस्तों, तो कितने हो जाएंगे, एक्स वाई हो जाएंगे ना। यहाँ पे लिखेंगे एक्स और ये हो जाएगा वाई इक्वल 20/9। यानी देख रहे हैं एक्स प्लस वाई की वैल्यू 5 है, तो इसके बदले हम लोग 5 रख सकते हैं। 5 और बट्टे एक्स वाई हो जाएंगे हमारे, और यहाँ पे 20/9, ये 5 से काट दीजिए 4 टाइम में, यानी एक्स वाई बराबर आप लिख पाएंगे, एक्स वाई बराबर हो जाएगा 9/4 हो जाएगा, है ना। एक्स वाई की वैल्यू हमारी निकल गई, बट हमें बताना है क्या, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू बताना है। चलिए, जब एक्स वाई की वैल्यू निकल गई, एक्स प्लस वाई की वैल्यू निकल गई है, तो आगे हम लोग सॉल्व करते हैं इसे। हमें क्या निकालना है कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब का वैल्यू। चलिए, इसे सॉल्व करेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएंगे, इसका फॉर्मूला आपको पता होगा, क्या होता है, एक्स प्लस वाई का होल क्यूब माइनस में होता है 3xy इंटू होता है एक्स प्लस वाई, होता है ना ये। चलिए, इसका रखेंगे एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5, 5 का क्यूब मतलब 125 माइनस 3 इंटू एक्स, ये कितना था हमारा, एक्स वाई की वैल्यू आया है दोस्तों 9/4, और इंटू एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 5 है। चलिए कैलकुलेट करते हैं हम लोग, जो करने वाला है काटिए, 125 और माइनस में हो जाएंगे आपके पास 135/4, है ना। इसे सॉल्व करेंगे तो 365 अपॉन हो जाएंगे 4, 365/4 है क्या, देखिए 365/4, यस, ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट है। 365/4 कह रहा है कि केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास ए बी, यदि वृत्त पर कोई बिंदु सी इस प्रकार है कि बी ए सी 42 डिग्री है, तो बी ओ सी का माप हमें बताना है कि कितना डिग्री होगा। चलिए इसे सॉल्व करते हैं, और बहुत ही आसान है दोस्तों। देखिए, यहाँ पे एक हमने वृत्त बनाया, ए बी इसका व्यास हमने बना दिया, ए बी यहाँ पे नामकरण कर दिए, ओ इसका सेंटर हमने डाल दिया। अब कह रहा है कि ओ सेंटर वाले वृत्त का व्यास ए बी, यदि वृत्त पर कोई बिंदु सी इस प्रकार है कि बी ए सी, हमने यहाँ पे सपोज कर लीजिए सी डाल दिए हैं, तो बी ए सी, है ना, बी ए सी ये वाली जो एंगल है वो कितनी है, 42 डिग्री है, ठीक। तो हमें बी ओ सी यानी ये वाली एंगल बतानी है, बी ओ सी ये वाली एंगल कितनी होगी। चलिए, तो ये कितनी हो जाएगी दोस्तों, देखिए इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। तो आपको पता है कि बी ओ सी जो होगा ना, ये वाली जो एंगल होगी दोस्तों, ये किसके टू मल्टीपल्स होंगे। तो आप बता पाएंगे यहाँ पे कि बी ओ सी जो एंगल होगा ना, ये 2 गुना होगा एंगल बी ए सी का, यानी 42 दूना कितने हो जाएंगे, 84। तो हमारा आंसर कितने आ जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 84। यदि थीटा न्यूनकोण है और साइन थीटा बराबर कॉस थीटा है, तो 2 tan² प्लस साइन स्क्वायर थीटा -1 का मान ज्ञात करना है आपको कि क्या हो जाएगा। देखिए, इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, साइन बराबर कॉस है, तो साइन बराबर, जब ये कॉस है हमारे पास, हम लोग जैसे कि यहाँ पे लिखते हैं कि साइन बराबर क्या है, कॉस। क्या हम लोग ऐसे भी तो लिख सकते हैं, साइन बराबर साइन 90 माइनस थीटा भी तो लिख सकते हैं। अब यहाँ पे देखेंगे, इसमें थीटा रख दीजिए ताकि इससे हो जाएगा थीटा, यहाँ पे ये साइन साइन तो कैंसिल हो गया, है ना। तो यहाँ पे हमारे पास बचेंगे 90 माइनस थीटा बचेंगे, इधर आके ऐड हो गया यानी 2 थीटा होगा, यानी 90, यानी थीटा की वैल्यू हमारी आ जाएगी 45 डिग्री, है ना। थीटा की वैल्यू कितनी, तो 45 डिग्री आ गई। जब 45 हमारे पास थीटा की वैल्यू आ गई दोस्तों, तो निकालना कितना आसान हो जाएगा ना। देखिए, हमें निकालना क्या है, 2 tan²। तो देखिए, 2 tan और थीटा कितने हैं, 45, तो tan 45 का वैल्यू कितना होता है, आप बताएंगे, एक होता है। 2 गुने 1 का स्क्वायर मतलब 1, प्लस साइन 45 का वैल्यू 1/√2 होता है, 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस में 1 है। चलिए सॉल्व करिए, 2 और प्लस ये हो जाएगा 1/2 और माइनस में 1, 2 में से 1 घटाइएगा, ये पहले जोड़ना होगा आपको दोस्तों, 2 दूना 4, 4 1 5/2 और -1, यानी घटाइएगा तो कितने हो जाएंगे, 2 में से, यानी 3/2। ऑप्शन नंबर क्या है, तो राइट आंसर आप ये बता देंगे, ऑप्शन नंबर ए 3/2। अब देखिए, यहाँ पे हमारे पास दो त्रिभुज जो है सिमिलर है ना, ए बी सी और पी क्यू आर,
जिसमें एबीसी और पीक्यूआर के परिमाप क्रमशः 72 और 43.2 है। तो एबीसी और पीक्यूआर का क्षेत्रफल का अनुपात हमें बताना है कितना होगा। चलिए बताते हैं हम लोग कितना हो जाएगा। परिमापों का रेशियो दिया हुआ 72 और 43.2 दिया हुआ है, ठीक है। यदि हम लोग गुणा कर दें दोस्तों किससे, 10 से गुणा करें तो कितने हो जाएंगे 10 से, ये 720 होगा और ये कितने हो जाएंगे 432 हो जाएंगे 432। अब इसको काटिएगा ना दोस्तों तो आपके पास आ जाएंगे 5 और 3 का रेशियो, ठीक है। कितने का आ जाएंगे 5 और 3 का। तो क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है, यानी ये स्क्वायर निकाल लीजिए। 25 और 9 ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन डी करेक्ट होंगे। बिंदु दिया हुआ है हमारे पास पी क्यू वाले रेखा और आर ए बी है, तो कौन सा सत्य होगा ये हमें बतानी है। देखिए यहाँ पे हम लोग जैसे ड्रॉ करते हैं, अब देखिए यहाँ पे पी जो दिया हुआ है 0 0 है, ठीक है। हमने वहाँ पे पी जो होता है दोस्तों यहाँ पे है ना, पी मतलब ये जब 0 0 है तो यहाँ पे होगा, ठीक। और दूसरा जो हमारे पास है क्या है, क्यू है। क्यू की वैल्यू कितना दिया हुआ है 0 और 2 दिया हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग स्पष्ट कह सकते हैं क्या कि ए बराबर कितना है x और x बराबर कितना है 0, यानी आंसर्स जो हम लोग के हो जाएंगे वो कितने हो जाएंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, है ना। यदि आकृति ए बी वृत्त की जीवा है, ए ओ सी इसका व्यास इस प्रकार है कि ए सी बी 50 डिग्री है, यदि ए टी बिंदु ए पर वृत्त का स्पर्श रेखा है तो बी ए टी बराबर कितना होगा। हमें क्या बताना है, बी ए टी, यानी ये एंगल बताना है हमें कितना डिग्री आएगा। तो आपको पता है कि ये जब निकालनी है हमें तो क्या करने होंगे दोस्तों, यहाँ पे एंगल बी ए टी जो होगा वो किसके बराबर होगा, एंगल ए सी बी के होगा क्या। अब देखिए बी ए टी जो होगा ये एंगल ए सी बी ए सी और बी के बराबर होगा क्या, हाँ। क्यों होगा, क्योंकि यदि एक ये पैरेलल और ये एक पैरेलल करेंगे तो बिल्कुल ये होंगे एक दूसरे के इक्वल में, है ना। और यहाँ से भी आप एक पैरेलल ले सकते हैं, है ना, तभी इसके इक्वल में आएंगे, क्योंकि एकांतर कोण जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। यानी कितने डिग्री बनेंगे ये भी 50 डिग्री। देखिए ऑप्शंस में है क्या, यस ऑप्शंस नंबर आपके पास है, राइट आंसर सी। अब देखिए जो क्वेश्चन आता है हम लोग का दूसरी सब्जेक्ट जो है विज्ञान, क्वेश्चन है निम्नलिखित में कौन अमीबिक अमीबिक पेचिश पैदा करता है, कौन पैदा करता है, तो आंसर बताएंगे एंटी अमीबा हिस्टोलिटिका, ऑप्शन बी बनेगा एंट अमीबा हिस्टोलिटिका। निम्नलिखित में कौन बच्चों को जन्म देता है, कौन जन्म देता है, तो आप बताएंगे सशक देता है ना दोस्तों। सशक कहने का मतलब खरगोश। सबसे ऊंचा सजीव वृक्ष कौन सा है, आंसर बताएंगे यूकैलिप्टस है। कौन सा है, यूकैलिप्टस है। इंसुलिन उत्पादन की कमी से कौन सा रोग होता है, मधुमेह रोग होता है। निम्नलिखित में कौन सा प्राणी अब भारत में लुप्त हो चुका है, आप बताएंगे चीता, जो अभी इसकी वृद्धि किया जा रहा है, कुल्लू राष्ट्रीय पार्क में लाया गया नामीबिया से, है ना। मनुष्य की त्वचा सूर्य के प्रकार में निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बनाती है, तो आंसर बताएंगे विटामिन डी। का रासायनिक नाम है कैल्सीफेरॉल। एक अणु में 9 इलेक्ट्रॉन 9 प्रोटॉन 10 न्यूट्रॉन है, तो इसका द्रव्यमान संख्या, तो हम लोग प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों की संख्या को जोड़ते हैं तो 10 और 9 19, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। जब एक लाल फूल को हरे कांच से देखा जाए तो वो कैसा रंग दिखाई देगा, कैसा प्रतीत होगा, काला दिखाई देगा। कह रहा है काला वीवर नाम इसलिए दिया गया है कि इसका घनत्व अधिक होता है कि यह प्रकाश तक को अंतरिक्ष प्रसारित होने से रोकता है। तो आंसर हम लोग का सी होगा। एक अणु पर
उच्च ऊर्जा विकिरण पड़ने से एक या अधिक इलेक्ट्रॉनों के अपचयन को क्या कहते हैं? उसे कहते हैं आयनीकरण। आंसर बी होंगे। यदि वायुमंडल न हो तो धरती की सतह पर दिन का औसत तापमान कितना हो जाता है? आंसर बताएंगे, अधिक हो जाता है। निम्नलिखित प्रकार के वितरण से अधिकतम तरंग दैर्ध्य का चयन करना है। इसमें विकिरण से अधिक तरंग दैर्ध्य होता है, कौन से में बताएंगे? तो आंसर्स बताइएगा। लाल प्रकाश में। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है, इस सिद्धांत को निम्नलिखित में से कौन उत्तम आधार प्रदान करता है? विभिन्न ऋतुओं का होना, ये सबसे अच्छा बताता है। 12 मीटर लंबी और 12 किलोग्राम भार वाली एक समान छड़ को उसके केंद्र में धुराग्रस्त किया गया एक सिरे से 3 मीटर दूरी और 10 किलोग्राम का भार डाला गया। संतुलन बनाए रखने हेतु दूसरे सिरे पर कितना भार डालना चाहिए? दूसरे सिरे पर 5 किलो डालना चाहिए। आंसर सही बनेंगे। ब्राउनी गति का निम्नलिखित में से कौन सा कथन निदर्शन करता है? कौन सा करता है इसमें ब्राउनी का करता है द्रव में सूक्ष्म कणों के यादृच्छिक की जाती है। ऑप्शन नंबर सी होगा, द्रव में सूक्ष्म कणों की यादृच्छिक का जाती है। बीटा किरणें बीटा किरणें वास्तव में क्या है? बीटा किरणें वास्तव में जो है रेडियोधर्मी न्यूक्लियस द्वारा उत्सर्जित इलेक्ट्रॉन है। आंसर्स डी होंगे। एक घर में लगे दो बल्बों में से एक दूसरे से तेज रोशनी देता है, दोनों में से किसका प्रतिरोध अधिक है? किसका अधिक है? चमकीला बल्ब का सबसे ज्यादा है। आंसर बी बताइएगा। एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार एक पक्षी बैठी है, क्या होगी? एक ऊंची क्षमता वाली बिजली की तार पर एक पक्षी बैठी है तो क्या होगा? वह अप्रभावित रहती है। आंसर सी बताइएगा। अस्थायी चुंबक के लिए उपयुक्त धातु है, कौन सी उपयुक्त धातु है? इस्पात है। चालक का प्रतिरोध निर्भर नहीं करता है, किस पे निर्भर नहीं करता है? चालक का प्रतिरोध जो है यह निर्भर चालक के प्रभाव विद्युत धारा पर नहीं करता है। आंसर हम लोग का डी करेक्ट हो जाएगा। अब आते हैं सामाजिक अध्ययन में। क्वेश्चन क्या है कि भारतवर्ष में कितने राज्य हैं? देखिए 28 राज्य हैं और पूछा जाए केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं तो आप बता देंगे 8 है। अशोक की राजधानी कहाँ थी? अशोक की राजधानी कहाँ थी? तो आंसर बताएंगे पाटलिपुत्र। अरुणाचल प्रदेश कहाँ स्थित है? भारत के उत्तर में है क्या? उत्तर पश्चिम में है क्या? तो आप बताएंगे नहीं, भारत के उत्तर पूर्व में है, भारत के दक्षिण पूर्व में, दक्षिण पश्चिम में नहीं, यानी किस में है? उत्तर पूर्व में है। आंसर हम लोग का बी करेक्ट होगा। गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ पे हुआ था? गौतम बुद्ध का जन्म हुआ था, वो होगा ऑप्शन नंबर डी, कपिल वस्तु में। कहाँ पे हुआ था? कपिल वस्तु 563 ईसा पूर्व में हुआ था। कोयला तथा लोहा कहाँ मिलते हैं? कौन से राज्य में? आंसर बताएंगे झारखंड में। सारनाथ किसके लिए पुण्य स्थान है? सारनाथ किनके लिए है? तो सारनाथ में बता दें आपको, सबसे पहले उपदेश दिए थे वो बौद्ध धर्म के लिए है ना। आंसर ये बताएंगे। गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? गंगा नदी कहाँ नहीं बहती है? तो गंगा नदी नहीं बहती है दोस्तों, बता दें, यह उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल में बहती है, उड़ीसा में नहीं। आंसर डी होंगे। लद्दाख पहले किस राज्य में था? लद्दाख जो था पहले जम्मू कश्मीर में था। सोना किस राज्य में मिलता है? सोना कर्नाटका में मिलता है। गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? गांधी जी ने किसको नेतृत्व दिया था? गांधी जी नेतृत्व दिए थे इस सभी को, भारत छोड़ो आंदोलन, असहयोग आंदोलन, चंपारण सत्याग्रह, सभी को दिए थे, है ना। बाल गंगाधर तिलक का जन्म कहाँ पर हुआ था? इनका जन्म जो है कहाँ पे हुआ था? इनका जन्म बताएंगे महाराष्ट्र में। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। भारत का राष्ट्रगान जन गण मन किसके द्वारा लिखा गया है? जन गण मन बताइए। जन गण मन जो लिखा गया है दोस्तों, रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा लिखा गया है। बाबू कुंवर सिंह किस युद्ध में लड़े थे? बाबू कुंवर सिंह 1857 की क्रांति में लड़े थे, है ना। आंसर सी होंगे।
भारत का गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य कब बना? भारत गणराज्य बना दोस्तों 1950 में। भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन थे भारत का प्रथम चुनाव आयुक्त। खनिज और जीवाश्म ईंधन गैर नवीकरणीय संसाधनों के उदाहरण हैं जो उनके गठन के लिए डैश लेते हैं। क्या लेते हैं? लाखों वर्ष लेते हैं दोस्तों। गंडक नदी को नेपाल में किस नाम से जाना जाता है? नारायणी नाम से। तिलका मांझी को किस वर्ष फांसी दिया गया था? इनको फांसी दिया गया था 1785 में दिया गया था। 1785 भागलपुर में बरगद के पेड़ पर लटका कर इनको फांसी दे दिया गया था। प्राथमिक शिक्षा के मौलिक अधिकार को संविधान में कब जगह दिया गया था? यह दिया गया था कब? 2002 में दिया गया था। 86वां संविधान संशोधन हुआ था जो, है ना, इसमें भी 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य है। अब आते हैं हम लोग रीजनिंग में, देखते हैं क्या है रीजनिंग में। देखिए कथन दिया हुआ हमारे पास, कथन पढ़ते हैं। सभी कुत्ते जो हैं चूहे हैं। सभी कुत्ते क्या है? सभी कुत्ते चूहे हैं। अब कह रहा है कुछ चूहे छिपकली है, कुछ चूहे जो है छिपकली है। अब देखिए निष्कर्ष क्या है? कुछ कुत्ते छिपकली हैं, कुछ कुत्ते जो है छिपकली हो सकते हैं। तो अब बताइएगा ना। कुछ छिपकलियाँ कुत्ते हैं, कुछ छिपकलियाँ कुत्ते ना। ना तो एक और ना दो, यानी आंसर हम लोग का क्या हुआ? ना तो एक और ना ही दो। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे। एक विशिष्ट कोड भाषा में लिया हुआ है। कनाडा को ऐसे लिखा जाता है, तो हमें बताना है साइ साइडेनी का क्या लिखेंगे हम लोग, है ना। यहाँ पे कोड वर्ड में इसको क्या लिखेंगे, आइए लिख के देखते हैं कैसे लिखेंगे। देखिएगा यहाँ पे सी से बी यानी कितना? एक घट रहा है। ए से जेड एक घट रहा है ना। यहाँ से सभी में आप देख पाएंगे कि एक घटे जा रहा है, तो हम लोग भी घटा देंगे एक। ये 19 पे होता है यानी 18 से शुरू, तो ये काटिए 18 से आर होता है, तो आर आएगा, ठीक है। फिर वाई वाई 25 पे होता है, 24 मतलब 100 होगा, ठीक है, दोनों ठीक है। और ये डी होता है, डी मतलब 3 चाहिए, यानी ऑप्शन ए काट दीजिए, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा आपका, क्योंकि सी होगा, डी से पहले सी। क्वेश्चन कह रहा है कि बी ए का भाई है। बी जो है ना, ये किसका भाई है? ए का। ए का भाई हो गया, बी ए का भाई है। और ए सी का बेटा है। ए जो है ना सी का बेटा है। ए जो है किसका बेटा है? तो सी का बेटा है, सी का बेटा है, सी का बेटा है। अब कह रहा है कि डी जो है ना सी का पिता है। डी जो है सी का पिता है। सी का भी पिता कौन है? तो डी है, ठीक है। अब कह रहा है कि डी से कैसे संबंधित है बी, तो कैसे संबंधित है? देखिए ये दोनों भाई हो गए दोस्तों, और ये इसके पिता या माता, ओके ना। इनसे ये रिलेटेड क्या होगा? या तो पोता या तो नाती होंगे। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा? राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। चलिए कह रहा है कि 4 अक्षर दिए गए जिनमें से 3 किसी प्रकार बराबर है और एक अलग है। तो देखिए ये जैसे कि हमारे पास नंबर है, ये 8, ये 10, ये 4, ये 20 नंबर है ना, ये आता है 8 पे, ये 10 पे, ये सभी को जोड़िएगा, इसको भी जोड़िएगा इसको, तो ये सभी आते हैं दोस्तों एक भाज्य संख्या, मतलब पूरी तरह से डिवाइड हो गए, लेकिन यही एक अभाज्य आएँगे। तो सबसे अलग होगा ऑप्शन नंबर सी। दिए गए प्रश्न में दूसरी संख्या पहली से किस प्रकार, चलिए यहाँ पे देखते हैं 64 के बाद ये 729, 49 के बाद क्या आनी चाहिए। देखिए ये 8 का स्क्वायर होता है, ठीक है स्क्वायर, लेकिन ये 729 जो होता है ना दोस्तों, ये होता है 9 का क्यूब। तो अब देख पा रहे हैं 8 के बाद 9 आया, तो यहाँ 7 का स्क्वायर मतलब 8 का क्यूब चाहिए। 8 का क्यूब मतलब 512 होता है, आंसर सी बन जाएंगे। अब देखिए ये हमें बताना है कि क्रमिक रूप से ये चिन्ह को बदलने 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 और दिए गए समीकरण संतुलित करने के लिए गणितीय चिन्ह का सही संयोजन हमें चुनना है। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा दोस्तों? तो देखिए यहाँ पे आप इसको रखिएगा ना, आप इसे रख के बनाइएगा, बहुत ईजिली आप सॉल्व कर पाएंगे। यहाँ पे गुना रखिए, यहाँ पे माइनस रखिए, यहाँ पे डिवाइड रखिए, है ना, यहाँ पे प्लस रखिए, तो आपके पास जीरो आएंगे, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होंगे आपके, है ना। चलिए आगे क्वेश्चन है कि उस संख्या का चयन करें जो श्रेणी में प्रश्न वाचक पे आने वाली है। यहाँ पे कौन सी नंबर आने वाली है? तो आइए देखते हैं कौन सी नंबर आएगी। देखिए 23 के बाद 29 मतलब 6 बढ़ गया हमारे पास। यहाँ से कितना बढ़ा है? तो 2 बढ़ा है। यहाँ से 6 बढ़ा है, यहाँ से कितना बढ़ा है? तो अब देख पा रहे हैं 4 बढ़ा है ना। यहाँ से कितना बढ़ा है? तो 2 बढ़ा है। यहाँ से कितना बढ़ा है? तो 4 बढ़ा है। तो यहाँ से कितना हमें 6 बढ़ेगा ना, तो
7 6 13 यानी अंतिम में 3 आना चाहिए, 3 वाला एक ही ऑप्शन है, वो है आंसर डी। नीचे दिए गए प्रश्न का दावा और कारण सही चुनना है हमें। देखिए सचिन, तुम्हारी बहन सगाई की अंगूठी के बारे में क्या सोचती है जो मैंने उसे दी थी? सोहन बोलता है, वह कहती है कि दूसरी दे दो जो महंगी है। वह कहती है कि पुलिस इसे जल्द ही ढूंढ लेगी। क्या हो जाएगा आंसर बताएंगे? तो आंसर यहाँ पे बताइएगा दोस्तों। ना तो कथन एक और ना ही कथन दो सही है ना? इसमें कोई भी कथन क्या है, सत्य नहीं है, यानी आंसर हम लोग के क्या बनेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, है ना? चलिए आगे है क्या, नीचे दिए गए प्रश्न का हमें कथन दिया हुआ है, आइए कथन को पढ़ते हैं। आयातित फलों की कीमतें नियमित कीमतों से लगभग 3 गुना है। इस कारण फल मध्य वर्गीय परिवारों की पहुंच से दूर हो गए हैं। कार्यवाही देखिएगा, सरकार को फलों की कीमत को नियमित करना चाहिए ताकि आम आदमी उन्हें खरीद सके। दूसरा क्या है, भारतीय किसानों को आयातित किस्मों को उगाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। तो आंसर्स क्या बताएंगे? आंसर्स एक और दो दोनों करेक्ट है ना? डी हो जाएंगे। लास्ट क्वेश्चन है हम लोग का क्या, कि नीचे दिए गए संख्याओं के अनुक्रम के एकदम मध्य में कौन सी संख्या है? कौन सी है संख्या बताएंगे दोस्तों? आइए देख लेते हैं कौन सी है। पूरे मध्य में पहले तो काउंट करने होंगे, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इधर से काउंट करते चलेंगे, 5 6 है ना? 5 6, इधर से भी 1 2 काटी, इधर से भी 1 2 काटी, इधर से भी 2 काटी, इधर से भी 2 काटी, अपने बीच में आ जाएगा 2 काटी, 2 काटी, है ना? 1 काटी 1 काटी, यानी बीच में क्या आ गया दोस्तों? 9। ऑप्शन नंबर आपके बी करेक्ट बन गए। तो आशा है दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, जब तक के लिए धन्यवाद।